प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग देखेंगे आज संज्ञा के बारे में। यहाँ हम लोग देखेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के मुख्य भेद आदि चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो को नमस्कार। स्टार्ट। हिंदी व्याकरण की इस दुनिया में सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हम सब शब्दों का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? तो आज हम संज्ञा के बारे में सब कुछ जानेंगे, जो हमारी भाषा की सबसे मजबूत नींव है। चलिए एक मजेदार पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये 4 बहुत अलग-अलग हिंदी शब्द दिख रहे हैं। जरा सोचिए, इन सभी शब्दों में आखिर कॉमन क्या है? क्या बात एक जैसी है? जवाब है, ये सभी संज्ञा हैं। अगर यही सोचा था तो बिल्कुल सही। सीधे शब्दों में कहें तो संज्ञा वे शब्द हैं जिनसे हम दुनिया में किसी भी चीज को एक नाम देते हैं। आज के इस सफर में हम संज्ञा की नींव से शुरू करेंगे, फिर उसके अलग अलग प्रकार समझेंगे, ये भी देखेंगे कि ये बनती कैसे हैं और हाँ, वाक्यों में इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खंड से शुरू करते हैं और संज्ञा की नींव को एकदम मजबूत करते हैं। चलिए। असल में संज्ञा बस एक नाम देने वाला शब्द है। अगर किसी भी चीज को कोई नाम दिया जा सकता है, जैसे किताब या खुशी, तो वो एक संज्ञा है ना? बिल्कुल आसान। और इसमें खास लोगों और जगहों से लेकर उन भावनाओं और विचारों तक सब कुछ आ जाता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। अच्छा, अब अगर अपने आसपास देखें तो क्या कुछ और संज्ञाओं के बारे में सोचा जा सकता है? अब जब नींव मजबूत हो गई है तो चलिए उन 5 मजबूत स्तंभों को बनाते हैं जो संज्ञा की पूरी इमारत को सहारा देते हैं। यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। ये 5 श्रेणियां हर तरह की संज्ञा को समझने में हमारी मदद करती हैं। चाहे वो राम हो या नदी, उसे इन श्रेणियों में से किसी एक में रखा जा सकता है। इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो खास और आम का है। जैसे भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक खास देश का नाम है, लेकिन देश एक जातिवाचक संज्ञा है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं को भी हम 2 और हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो चीजें जो किसी पदार्थ से बनी है और दूसरी जो किसी समूह का नाम है। अब सोचने की बात यह है कि क्या किसी और द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण ध्यान में आते हैं? और हमारा 5वां स्तंभ है भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों को नाम देती है जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, जैसे प्यार या गुस्सा। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। पता है, हम अपनी खुद की भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए इसके ब्लूप्रिंट्स देखते हैं। जी हाँ, कई भाववाचक संज्ञाएं अपने आप में कोई अलग शब्द नहीं होती, वे दूसरे शब्दों से ही बनती हैं। हम विशेषण, क्रिया और यहाँ तक कि दूसरी संज्ञाओं का इस्तेमाल करके नई भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। ये तालिका दिखाती है कि ये कैसे काम करता है। देखिए, मीठा जैसे विशेषण में आस जैसा प्रत्यय जोड़कर हम मिठास जैसी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कमाल है ना? भाषा ना बहुत लचीली होती है। चलिए कुछ ऐसे दिलचस्प नियम देखते हैं जहां संज्ञाएं मौके के हिसाब से अपना अर्थ और अपनी पहचान बदल लेती हैं। ये भाषा का एक बहुत ही मजेदार पहलू है। इस वाक्य को देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कश्मीर है। अब हम सब जानते हैं कि कश्मीर एक जगह का नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इस वाक्य में इसका क्या मतलब है? तो यहाँ कश्मीर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक? क्या लगता है? एक पल के लिए सोचिए जरा। तो जवाब ये है कि ये एक जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहाँ वाक्य कश्मीर का इस्तेमाल सुंदरता के एक पैमाने के तौर पर कर रहा है। मतलब यहाँ कश्मीर का मतलब है एक बहुत ही सुंदर जगह। और ये पहचान का बदलाव उल्टी दिशा में भी हो सकता है। जैसे नेताजी तो एक सामान्य शब्द है, लेकिन जब हम इसे सुभाष चंद्र बोस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है ना दिलचस्प? चलिए अब अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। अब हम सब कुछ एक साथ जोड़ने वाले हैं। हम इस क्लासिक वाक्य का इस्तेमाल करके देखेंगे कि संज्ञाएं एक वाक्य में कैसे काम करती हैं। इस प्रक्रिया को पद परिचय कहते हैं, मतलब वाक्य के हर शब्द का व्याकरण के हिसाब से विश्लेषण करना। ये तालिका हर एक संज्ञा का पूरा विश्लेषण दिखाती है।
हम हर संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन और वाक्य में उसकी क्या भूमिका है, इसकी पहचान कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे ये सभी छोटे-छोटे हिस्से एक साथ मिलकर एक मतलब बनाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि संज्ञा को समझना सिर्फ नियम याद करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इन शब्दों को कैसे बनाया और बदला जा सकता है। और यही चीज हमारी भाषा को इतना शक्तिशाली और खूबसूरत बनाती है। तो अब जब संज्ञा की बनावट और उसका विश्लेषण समझ आ गया है, तो सवाल ये उठता है कि भाषा की और कौन सी संरचनाएं हैं जिनमें महारत हासिल की जा सकती है।